हेलो एंड वेलकम टू द रियल एसेट शो ऑन सीएनबीसी आवाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। एक बार फिर से आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट और आज फिर एक इंटरेस्टिंग बातचीत के लिए आपको आमंत्रित करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले 1 घंटे में करीब एक ऐसी इनसाइट रियल एस्टेट के बारे में जो अक्सर हम बातचीत में लेकर नहीं आते, लेकिन यकीन मानिए ये जो पूरी बातचीत होगी इससे आपको एक तरह से ऐसा लगेगा जैसे आपकी आंखें खुल गई। मतलब आप रियल एस्टेट को एक नए पर्सपेक्टिव में समझेंगे और आपके जो डे टू डे वाले डिसीजंस होते हैं रियल एस्टेट को लेकर, आप फिर किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप एक खरीदार हो जिसे मकान चाहिए, इनफैक्ट कोई दुकान चाहिए, कहीं कोई लैंड पार्सल देख रहे हैं, कोई प्लॉट देख रहे हैं छोटा सा, या इनफैक्ट कुछ सेल करने का ही सोच रहे हैं, हर तरीके से आपको अपनी जो डिसीजन है उसे लेने में मदद मिलेगी। और रियल एस्टेट के बारे में आप ये प्रोग्राम सुनने के बाद थोड़े और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अब मैं थोड़ा ज़्यादा जानता हूँ, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता हूँ। और द रियल एसेट शो में हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम रियल एस्टेट के ऐसे अनछुए पहलुओं को आपको बताएं कि आप रियल एस्टेट को उस अंदाज में समझे जहां पर आपको बस कोई ब्रोकर आके कहे कि सर यहाँ घर लीजिए, वहाँ दुकान लीजिए, यहाँ प्लॉट खरीद लीजिए, तो आप भी कहें कि भाई मुझे भी आइडिया है कि कहाँ पर किस तरीके से रियल एस्टेट को देखना और समझना चाहिए। और इनफैक्ट हमें हमेशा इंतजार रहता है अपने इस खास कार्यक्रम में आपके सुझावों का। तो सीएनबीसी आवाज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ये शो सबसे पहले रिलीज होता है, तो वहां पर आपके विचारों का इस बार भी इंतजार रहेगा। प्लीज जरूर बताइएगा। और इनफैक्ट टीवी पे भी आप ये शो देखते ही हैं, इसलिए जहां भी आपको मौका मिले आप इस शो का फायदा उठाइए। तो आज एक ऐसा टॉपिक टच करने जा रहे हैं जिसकी बात वाकई में बहुत कम होती है। शायद हमने पहले कभी आपसे सीधे तौर पर तो ये बातचीत की नहीं। आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक रियल एस्टेट की, जिसमें इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक रियल एस्टेट, आप समझेंगे अभी इसका मतलब क्या है, वेयर हाउसिंग वगैरह सब कुछ आएगा। आप कहेंगे कि इस सब का मेरे साथ क्या कनेक्शन, लेकिन जैसे जैसे ये बातचीत होगी आपको कनेक्शन फील होने लगेगा। तो आज इसके लिए हमने खास मेहमान को आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं अरविंद नंदन साहब, एमडी रिसर्च एंड कंसल्टेंसी सिविल्स इंडिया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द रियल एसेट शो में। वैसे तो हमारे दर्शक आपको भली भांति जानते हैं, बहुत लंबा आपके साथ परिचय है उनका, प्रॉपर्टी गुरु से लेकर तमाम दूसरे कार्यक्रमों का, लेकिन द रियल एसेट शो में क्योंकि आपका पधारना पहली बार हो रहा है, अमूमन शो भी नया है, तो बहुत बहुत स्वागत। और जैसा मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक रियल एस्टेट आज आपसे समझेंगे और दर्शकों के भी मन में अब तक कौतूहल आया होगा कि ये क्या चीज है। तो चलिए शुरुआत इसी बात से करते हैं कि जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो एक लेमैन मेरे जैसा व्यक्ति यही समझता है कि हाँ भाई मकान है, दुकान है, बहुत हुआ तो एक प्लॉट हो गया। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक रियल एस्टेट, इसके क्या मायने हैं? जी विपिन जी, सबसे पहले बहुत धन्यवाद रियल एस्टेट शो पे बुलाने के लिए। पहला मौका है तो उम्मीद करता हूँ लोगों को शायद अच्छा लगेगा। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया शुरू में ही। हम अक्सर आम तौर पर हम रियल एस्टेट का मतलब समझते हैं कि कोई घर या कोई प्रॉपर्टी, लेकिन रियल एस्टेट हर वो चीज़ है जो कि किसी भी प्लॉट पर 4 दीवारें और छत को मिलाकर बनाई जाती है। वो हॉस्पिटल भी है, वो भी रियल एस्टेट है, हमारे घर हैं, स्कूल हैं, ऑफिसेज हैं, तमाम बिल्डिंगें जो हैं, सारी बिल्डिंगें रियल एस्टेट कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट एंड मशीनरी होती है जो अलग है, जो मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है। अब इसमें जिस खास टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल का जो रियल एस्टेट है। ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, देश में भी दुनिया में भी, जो अक्सर आम तौर पर हमारी नज़र में नहीं आता। उसके 2 वजह हैं। एक तो हमारा उससे कोई डे टू डे सरोकार नहीं होता, कोई लेना देना नहीं है, हम ऑफिसेज में आके काम करते हैं। और दूसरा ये क्योंकि वो हमारे आसपास होता भी नहीं है। सिनेमा तो, मॉल तो दिख जाते हैं, लेकिन वेयर हाउसिंग आपको दिखाई नहीं पड़ते। वो अक्सर शहर से बाहर होते हैं, कहीं दूर होते हैं, और सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनका किसी तरह से उससे संबंध है या जो उस पर काम करते हैं। हाँ, एक नया पहलू ज़रूर है जिस पर हम बाद में बात करेंगे कि आजकल जो क्विक कॉमर्स शुरू हो गई है, इसने वेयर हाउसिंग को भी हमारे बिल्कुल पड़ोस में लाके बिठा दिया है। हालांकि फिर भी उतना दिखाई नहीं पड़ता, पर अब ये हमारे अड़ोस पड़ोस सब जगह आने लगा है। तो रियल एस्टेट का वो पहलू है, वो हिस्सा है जो कि इकोनॉमी को बहुत हद तक मदद करता है चलाने में। इकोनॉमी से मेरा मतलब है, आप ऑटोमोटिव ले लीजिए, एफएमसीजी ले लीजिए, आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, ई कॉमर्स ले लीजिए, सब वेयर हाउसिंग यूज़ करते हैं, सब इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स यूज़ करते हैं। बस ये है कि हमारी आपकी नज़र में रोज़ रोज़ नहीं आता। तो अब मैं एक एक टर्म आपसे समझ लेता हूँ। 3 टर्म्स हैं जो मुझे प्रमुख तौर पे सुनाई दिए, इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग। इंडस्ट्रियल मेरी एक जनरल समझ कहती है कि शायद वो तमाम फैक्ट्रीज जो कहीं भी कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रही है, यही है? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने।
तो जहाँ पर भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि कोई रॉ मटेरियल लेकर उसको किसी तरीके से चेंज करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो सब इंडस्ट्रियल की प्रोसेस में आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में आ जाता है। वो बहुत छोटा सेटअप भी हो सकता है, बहुत बड़ा स्टील प्लांट भी हो सकता है, सब कुछ। तो ये सारा इंडस्ट्रियल हो गया। वेयर हाउसिंग भी समझना बहुत आसान है कि जहाँ पर प्रोडक्ट लाकर रखे जाते हैं इससे पहले कि वो अपनी अगली डेस्टिनेशन पे चले मतलब जाएं। इंडस्ट्री ने उसको बना दिया, कोई ग्राहक या कोई और उसे कंज्यूम करे, उसके पहले जहां उसकी स्टोरेज हो रही है वो वेयर हाउसिंग है। जी, तो कई वेयर हाउसिंग की चेन हो सकती है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जब तक हमारे आपके घर पे ना पहुंच जाए या ऑफिसेज में ना पहुंच जाए। तो ये सब वेयर हाउसिंग हो गए, बड़े छोटे होते हैं, ऑटोमेटेड होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होती है, इसकी बहुत वैरायटी है। जी। लॉजिस्टिक्स वो है जो इन सब को चलाने में मदद करता है, ट्रांसपोर्टेशन हो जाए या किसी भी तरह की जो भी सुविधाएं हैं वो सारी लॉजिस्टिक्स में आ जाती हैं। तो ये सब मिलाकर एक इकोनॉमी के एक हिस्से का अलग अलग रूप है, आप कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स। तो हम आमतौर पर इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स या वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स टर्म यूज़ करते हैं, लेकिन कहने का मतलब है सारी मैन्युफैक्चरिंग और सारी स्टोरेज जो भी है, जिसे हम आमतौर पर हम गोडाउन्स भी कहते हैं, हाँ, या गोदाम कहते हैं। राइट। तो पहले तो हम लोगों का परिचय ऐसे ही कि वो रेलवे कॉरिडोर जो रहते हैं रेलवे स्टेशन के आसपास, कुछ जो गवर्नमेंट के एफसीआई के या कहीं जहां अनाज रखा है, यूरिया रखा है, उनके गोडाउन से हमारा परिचय है। तो मोटा तो सब लोग समझते हैं, लेकिन आज आपसे इसको समझना जरूरी था। अब मुझे एक और सवाल है मन में, वो ये है कि ये चीजें हमेशा से एग्जिस्ट करती है, कहीं फैक्ट्रीज इंडिया में रही हैं, गोडाउन्स भी रहे हैं, उनको ले जाने वाले ट्रक्स वगैरह। आज की तारीख में इसका महत्व इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया और इसकी इतनी बातचीत क्यों हो रही है? ये भी बहुत ज़रूरी है शुरू में एस्टैब्लिश करना। सो बहुत अच्छा सवाल है मेरे ख्याल से। देखिए, गोडाउन या वेयर हाउस तो हमेशा से रहे हैं। फूड कॉरपोरेशन का नाम आपने लिया, जो हमारे देश का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं, वेयर हाउसिंग चेन रहा है। एक और मेरा ख्याल है एक डेटा और है जिसे हम अक्सर बात करते हैं, मैं नंबर तो ठीक नहीं लेना चाहूँगा इस समय, पर हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एंड यूज़र तक नहीं पहुंच पाता, उससे पहले ही वो वेस्टेज में चला जाता है। ये जो वेस्टेज है ये वेयर हाउसिंग की महत्ता को क्लियरली दिखाती है। तो मैंने एग्रीकल्चरल इसलिए नाम लिया क्योंकि वो पेरिशेबल है, और जितने भी पेरिशेबल आइटम होते हैं, यानी कि जो एक सीमित समय में ही जिनकी खपत हो सकती है, उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं, अगर उनको अच्छी तरह स्टोर ना किया जाए तो वो आपकी सारी जो सेकेंडरी एक्टिविटी थी, प्रोडक्शन की एक्टिविटी थी, वो पानी में मिल गई या बर्बाद हो गई। वेयर हाउसिंग का सबसे बड़ा काम ये है कि जिस कंडीशन में वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक उसी कंडीशन में वो एंड यूज़र तक पहुंच जाए और कम से कम समय में पहुंच जाए। ये लॉजिस्टिक्स का काम है। तो वेयर हाउसिंग की जो सबसे बड़ी महत्ता है वो ये है कि जो प्रोडक्ट जिस कंडीशन में बनाया गया है या जिस कंडीशन में उसे पहुंचाना है, वो ठीक वैसा ही बना रहे। और समय कम से कम ले, इसमें बहुत सारे और एंगल आ जाते हैं। अब हो ये रहा है, ट्रेडिशनल तरीके से वेयर हाउसिंग जो थी वो बड़ी बेसिक थी, सिर्फ 4 दीवारें होती थी, छत होती थी, बेसिक क्लीनलीनेस अगर आपने कर ली तो ठीक है, लेकिन उसमें अगर रेफ्रिजरेशन चाहिए तो वो अवेलेबल नहीं था, या उसकी अगर मेंटेनेंस चाहिए तो वो नहीं हो पाती थी। जैसे जैसे हमने प्रोग्रेस की है, प्रगति की है दुनिया में और भारत में भी, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया गया है कि कुछ चीज़ों को बहुत स्पेशल तरीके से ही रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आप मेडिसिन ले लीजिए, तो मेडिसिन वो चीज़ नहीं है कि आपने एक बोरे में या बक्से में रख लिया और उसको 10 दिन बाद कहीं ले जाकर बेच दिया। वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, उसके बहुत बुरे परिणाम निकल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए टेक्निकली बहुत ज़्यादा इक्विप करना पड़ता है उस जगह को जहाँ आप उसे रख रहे हैं। वहाँ कंटिन्यूस पावर होनी चाहिए। पावर फेलियर हुआ नहीं कि वो सारा प्रोडक्ट आपका ख़राब हो जाएगा। हो सकता है वाटर सप्लाई आपको लगातार चाहिए, हो सकता है सिक्योरिटी आपको बहुत अच्छी चाहिए, हो सकता है आपको बहुत अच्छा सरफेस ट्रांसपोर्ट चाहिए, एयर ट्रांसपोर्ट चाहिए या वाटर ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक चाक चौबंद नहीं होगा, आप कितनी भी अच्छी वेयर हाउसिंग बिल्डिंग बना लें, वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। अभी अभी हम लोग कोविड से बाहर आए हैं, हमने देखा कई सारी वैक्सीन्स ऐसी थीं जो 24 घंटे में अगर इस्तेमाल ना कर ली जाएं तो वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो अगर आपके पास बहुत अच्छा स्टोरेज या कोल्ड स्टोरेज नहीं होगा,
तो आप किसी तरह से इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। हाँ, लोगों और फिर का वही भला नहीं सप्लाई कर चेन भी चाहिए आपको कि वो लॉजिस्टिक्स जिसमें इंपॉर्टेंट रोल जी। प्ले करेगा कि वहां से आप तक कितनी जल्दी और क्विकली और कैसे पहुंचे। बिल्कुल। तो जहाँ तक रियल एस्टेट का सवाल है, वेयर हाउस अपने आप में एक बड़ा ही बेशकीमती सा एक अंग है रियल एस्टेट के इकोसिस्टम का। राइट। और अब उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है क्योंकि हमने प्रण किया है कि हम बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, जी। हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे, तो सामान कहीं बनेगा और कंज्यूमर कहीं रहेगा। उन दोनों के बीच की जो दूरी को पाटना है, वो उसके लिए ये हिस्सा बहुत ज़रूरी है। तो एक अगर बृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर कहूँ, तो आप 20 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी तब तक नहीं बनेंगे जब तक कि आपका ये सिस्टम पूरा ठीक ना हो जाए, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स का। तो मैंने बहुत दूर जाके बात कर ली। हाँ, लेकिन ये इम्पोर्टेंट ये है। एक बहुत बड़ा इसका हिस्सा है। जब आप कह रहे हैं कि हमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, हमें एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनना है, हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। China+1 बीच में थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन अब फिर से ये जो नया ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो उभरा है, इसमें फिर से इंडिया की पोजीशन थोड़ी सी उभरती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको नई इंडस्ट्री भी लगनी होगी, फैक्ट्रीज लगनी होगी। सेमीकंडक्टर पे बहुत बड़ा काम हो रहा है गुजरात के अंदर। एप्पल का फिर से मैं सुन रहा हूँ अभी ये खबरें तो क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में आती हैं कि फिर से जो चाइना की फैसिलिटी है उसका एक बड़ा पार्ट शायद इंडिया वापस आ सकता है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मतलब अंत बहुत बड़ा है, विस्तार इसका तो काफी लंबा होगा। इसमें अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये कि शायद दर्शकों के लिए मैं एक बार बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि ये क्या, लेकिन देखिए ये जो सब कुछ हो रहा है ये किसी न किसी शहर में तो हो रहा है। किसी मुंबई में हो रहा है, किसी दिल्ली में हो रहा है, किसी बेंगलुरु में हो रहा है, किसी हैदराबाद में हो रहा है। ये तो बड़े शहर हो गए, लेकिन किसी अहमदाबाद में भी हो रहा है, किसी गांधीनगर में भी हो रहा है, इंदौर में भी हो रहा है, कोई साउथ का छोटा टियर 2 टियर 3 सिटी हो वहां पे भी हो रहा है। और अल्टीमेटली इंपैक्ट किस पर कर रहा है? आपके शहर के रियल एस्टेट पर। अभी तक आप देखते सुनते कि एक सड़क निकल गई है, एक ब्रिज बन गया या मेट्रो निकल गई, रियल एस्टेट के दाम ऊपर चले जाते हैं। वही इंपैक्ट इस तरह की चीजें भी आपके शहर के रियल एस्टेट पे डालती है। तो शायद आपके लिए थोड़ा और कन्वीनियंट हो जाएगा। राइट, कुछ नंबर्स प्ले हो रहे हैं लगातार स्क्रीन पर अरविंद जी, और ये आप ही की रिपोर्ट है सिविल्स इंडिया की, जो बता रहा है Q1 यानी जनवरी से लेके मार्च तक का पूरा लेखा जोखा। जब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक रियल एस्टेट की, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो ओवरऑल एब्जॉर्प्शन है वो 16 मिलियन स्क्वायर फीट का है Q1 में, और 13 मिलियन से ज्यादा की सप्लाई है। अब जो डेटा आपका कह रहा हूं ये कह रहा है कि ये पिछले साल के Q1 के मुकाबले ने 2024 के जनवरी से मार्च के पीरियड के मुकाबले 18.5% की ग्रोथ है इसके अंदर। ये क्या दिखाता है? देखिए इससे पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि ये कहीं ना कहीं तो हो रहा है, ये हवा में नहीं है। और देश के 8 बड़े शहर और उसके अलावा करीब 15-16 और टियर 2 शहर हैं जहाँ पर ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम जब इन डेटा पॉइंट्स को स्टडी करते हैं या रिलीज़ करते हैं, हम अमूमन उन 24 शहरों की बात कर रहे होते हैं। तो ये 16 मिलियन जो हमने अभी आपने कहा जी, जो हमने डेटा स्क्रीन पर भी दिखाया है, ये सिर्फ उन 24 शहरों का डेटा है। भारत में इससे और ज़्यादा है कहीं, ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है जी। और ये 16 मिलियन जो है, इसमें से करीब 80% बल्कि 79% जो है वो टियर 1 यानी कि 8 बड़े शहरों से आ रहा है जी। तो जो बड़े शहर हैं यहाँ पर वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स की एक्टिविटी इस समय बहुत ज़्यादा उफान पर है, कह सकते हैं। छोटे शहरों में भी हो रही है, लेकिन बड़े शहरों में ग्रेड ए जो कि हायर ग्रेड है, जिसमें कि ज़्यादा अच्छी सीलिंग हाइट होगी, ज़्यादा ऑटोमेशन होगा, ऐसे कई पहलू होंगे, ये जो हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो डेटा सबसे पहले तो ये दिखाता है कि 18.5% पिछले साल के इसी पीरियड की तुलना में डिमांड बढ़ी है जी। शायद और ज़्यादा बढ़ी हो, लेकिन हम सिर्फ कुछ शहरों की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये दिखाता है। दूसरा ये भी दिखाता है कि इसी डिमांड की स्पीड से सप्लाई भी बढ़ रही है, यानी कि जो डेवलपर कम्युनिटी है वो बहुत हद तक अवेयर है, वो पूरी तरह सिंक में है इस समय कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। डेवलपर्स को अक्सर एडवांस में प्लान करके काम करना होता है जी। आज अगर कोई कंपनी आ जाए कि मुझे 5 लाख स्क्वायर फुट की स्पेस चाहिए, तो आप आज बना के नहीं दे पाएंगे जब तक आप पिछले साल से ना बना रहे हो। तो डेवलपर कम्युनिटी जो है वो इस समय बहुत अवेयर है, और न सिर्फ डेवलपर कम्युनिटी बल्कि जो पीई फंड जो फंडिंग कम्युनिटी है वो भी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अवेयर है। तो ये जो डेटा है सिर्फ एक डेटा है, ये 2-3 चीज़ें दिखा देता है।
एक तो ये है कि हमारी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी ऐसी पूरी उम्मीद है। और साथ में जो डेवलपर और फंडिंग कम्युनिटी हैं, ये काफ़ी तैयार बैठे हैं इस समय और पूरी तेज़ी से ये भी दौड़ लगा रहे हैं। ये सारी बातें इस एक नंबर से हमें दिखाई पड़ सकती हैं। राइट। अब इसमें एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि मान लीजिए और डेटा है जिसमें डिमांड सप्लाई भी दिखाया है, तो मुंबई शायद सप्लाई साइड पर डिमांड साइड पर नंबर 1 था, नहीं माफ कीजिए, दिल्ली एनसीआर नंबर 1 था, फिर पुणे है, मुंबई है, तो ये 7-8 बड़े शहर हैं और वहीं सप्लाई के भी नंबर है, तो नंबर स्क्रीन पे लगातार जा रहे हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट सवाल अरविंद जी मेरे मन में जो आ रहा है वो ये कि जो भी वेयर हाउसिंग हो रही है या जो भी इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक रियल एस्टेट हो रहा है, डेफिनेटली उसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए और वो शहर के मध्य में तो नहीं हो रहा, वो शहर के बड़े मतलब जो एस्टैब्लिश इलाके हैं उनमें भी नहीं हो रहा, वो हो रहा है शहर की पेरिफेरी पे या शहर से थोड़ा सा बाहर। तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए कि ये सारी एक्टिविटी हो रही है इन द पेरिफेरी ऑफ द सिटी या सिटी सेंटर से थोड़ी दूरी पर। इसको कैसे समझे? क्या वो इलाके जो थोड़े से जिन्हें हम सबर्बन एरियाज बोलते हैं या एक्सटेंडेड सबर्ब्स बोलते हैं या दूर दराज के इलाके बोलते हैं, वहां के रियल एस्टेट में हलचल मचा रहे होंगे? जी हाँ, मेरा ख्याल है बिल्कुल मुद्दे पे आ जाना चाहिए। देखिए, दर्शकों के लिए सबसे ज़्यादा जानना ये ज़रूरी होता है कि अगर वो आज कहीं मकान खरीद लें या अपने मनपसंद का कोई इन्वेस्टमेंट कर लें, तो वो आने वाले 8-10 साल में उसकी क्या वैल्यू बढ़ेगी या उससे वो क्या रेंट उनको मिल सकता है। जैसा आपने कहा, ये बड़े जो डेवलपमेंट्स होते हैं ये शहर के बीच में तो नहीं होते, ये शहर से बाहर ही होते हैं, जब तक कि वो क्विक कॉमर्स ना हो, जिसकी फिलहाल हम बात नहीं कर रहे। तो ये जो होते हैं ये अक्सर शहर के पेरिफेरल एरियाज में होते हैं। हम इन्हें सबर्बन भी नहीं कहते क्योंकि सबर्बन अक्सर जो मुख्य शहर का हिस्सा होता है उससे बिल्कुल लगा हुआ रहता है। राइट। और वेयर हाउसिंग वो बला है जो उस जगह भी शायद फिट ना हो पाए, तो इसको और बाहर जाना पड़ता है। तो पहले ऑक्ट्रॉय और ये सब भी कारण थे, लेकिन अब जीएसटी आने के बाद से उतना नहीं रह गया। फिर भी इनको जितनी बड़ी जगह चाहिए होती है उसकी वजह से इनको वहाँ होना पड़ता है। दूसरा, ये अक्सर पोर्ट वगैरह के आसपास होना चाहते हैं। ओके। अगर पोर्ट सिटी है तो, और पोर्ट भी शहर से बिल्कुल सिटी सेंटर से लगा हुआ नहीं होता, पोर्ट भी अक्सर सिटी की पेरिफेरी पे होते हैं। तो इन 2-3 वजहों से ये अक्सर शहर के बाहर होते हैं। तो एक अगर एग्जांपल से समझूं, मुंबई जी, तो मुंबई में हम देखते हैं कि काफी बड़ा लॉजिस्टिक हब है भिवंडी और उस साइड, हालांकि पोर्ट हमारा जेएनपीटी इस तरफ है, लेकिन उससे और भिवंडी में ठीक ठाक दूरी है। तो क्या उतनी दूरी अंडरस्टैंडेबल होती है या फिर पोर्ट के नजदीक कुछ अलग हो रहा है जो हो सकता है मुझे आइडिया ना हो? भिवंडी जैसी जगहों पर कुछ अलग हो रहा है जो दिखता है क्योंकि वहां से गुजर गए या निकल गए, इसको कैसे समझेंगे थोड़ा? देखिए, मैं आपको 2-3 मुंबई के मार्केट्स का नाम ही देना चाहूँगा। जी। सबसे पहले तो ये देख लें, किसी भी मार्केट तक जाने से पहले ये देखें कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं उस शहर के। उससे तुरंत आप इसका आइडिया लगा पाएंगे और उसका एक समन्वय आपको समझ में आ जाएगा क्या है। तो मुंबई में इस समय चारों तरफ डेवलपमेंट तो हो ही रही हैं, लेकिन जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वो है जैसे आपका नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है। जी। तो एक बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया और उसकी कैपेसिटी जो आज का एयरपोर्ट है उससे कहीं ज़्यादा है, तो लगभग सिटी की सारी कमर्शियल एक्टिविटी उधर शिफ्ट हो जाएगी, मेन ट्रांसपोर्टेशन उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू बन जाता है। अब इसके अलावा मुंबई में सभी जगह ट्रांस हार्बर लिंक ऑलरेडी बन चुका है, मेट्रो बन रही हैं, लेकिन वेयर हाउसिंग को जिससे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है वो है बड़े ट्रांसपोर्ट हब से। तो जो कि आपका जेएनपीटी होता है या जो नया एयरपोर्ट है वो होगा। राइट। अब आप जो 2 बड़े मार्केट हैं उनकी हम बात करें मुंबई में, मैं वेयर हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और मार्केट्स भी निकले। तो 2 ही बड़े मार्केट हैं जिनमें करीब करीब सारी वेयर हाउसिंग मुंबई की लगभग समाई हुई है। एक तो भिवंडी है जी। अब आप भिवंडी की बात करें तो उसके आगे पीछे आप 8-10 किलोमीटर कहीं भी चले जाएं, वो सारा कुछ उससे इन्फ्लुएंस्ड है, उससे अफेक्टेड है। Right. दूसरा जेएनपीटी का जो एरिया है, पनवेल आप कह सकते हैं। मैं कहता हूँ आप पनवेल के इर्द गिर्द आप 10 किलोमीटर रेडियस लेकर एक घेरा खींच लें, वो सारा कुछ उसका इम्पैक्ट एरिया है। तो हम जैसे प्रोजेक्ट का असेसमेंट करते हैं तो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट एरिया PIA की बात करते हैं, तो उस तरह से आप अगर पनवेल को ले लें और उसके आसपास 8-10 किलोमीटर का घेरा खींचें तो वो सारा कुछ उसके इम्पैक्ट से उसके इम्पैक्ट में है। ठीक। ये 2 बड़े वेयर हाउसिंग के मार्केट हैं मुंबई में। अब अगर आप बात करें कि इसमें छोटे छोटे माइक्रो मार्केट्स कौन से हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं, मैं कुछ नाम पढ़ना चाहूँगा। हाँ। तो देखिए, नवी मुंबई तो हमने कह ही दिया। राइट। आप अगर आप अंबरनाथ की तरफ चले जाएं, तो
अंबरनाथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, जहाँ पर रेसिडेंशियल काफ़ी डेवलपमेंट है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कुछ है। तो वहाँ पर जो की लोकेशंस हैं, आनंद नगर है, ओल्ड अंबरनाथ, MIDC है, डोंबिवली है। डोंबिवली काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट आता है। उसी तरह से अगर हम थोड़ा शहर के पास चले आएँ, थाने की तरफ आ जाएं, थाने TTC, तो बहुत सारे वहाँ पर फिर आपके मार्केट्स हैं, जैसे वागले एस्टेट है, एरोली है, रबाले है, महापे है, तुरभे है, नेरुल है। ये सारे मार्केट जो हैं आपके लिए इमीडिएटली रेजिडेंशियल के या अदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए खुल जाते हैं, माकूल हो जाते हैं, मुनासिब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम हर शहर में इस तरह का उदाहरण ले सकते हैं। मुंबई के थ्रू बात कर ली कि आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखें कि कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बन रहा है या बन चुका है, जो कि डायरेक्ट वेयर हाउसिंग को या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को सपोर्ट करने वाला है। उसके आसपास अगर आप किलोमीटर में ना नापना चाहें तो करीब 1 घंटे की ट्रैवल टाइम से नापें। ओके। और उस 1 घंटे की ट्रैवल टाइम में जो भी रेसिडेंशियल लोकेशन आपको दिखाई पड़ती हैं, वो निश्चित रूप से आपके लिए भविष्य का सेफ बेट बन सकती हैं, बशर्ते उनमें कोई दूसरी प्रॉब्लम्स ना हो, जैसे कि नो डेवलपमेंट जोन ना हो या उसमें किसी तरह की कोई बंदिश या पाबंदी ना हो। तो अगर वो डेवलपमेंट के लिए माकूल है, मुनासिब है, तो वो आपका बड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। चाहे रेसिडेंशियल के लिए, चाहे आप दुकान खरीदना चाहें या कोई प्लॉट खरीदना चाहें, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट आपकी उसमें फ्यूचरिस्टिक होगी और सेफ होगी। क्योंकि अक्सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो होती हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं होती। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि किसी जगह पे कोई रिटेल एस्टैब्लिशमेंट बनी, लेकिन अगर नहीं चला तो 3-4 साल में वो बंद हो सकती है जी। लेकिन इंडस्ट्रियल अमूमन बंद नहीं हो पाती। वो बड़ी लॉन्ग टर्म लीज पे होती हैं, बड़ी लॉन्ग टर्म उसमें प्लानिंग और एक्टिविटी होती है। तो अगर आपने ऐसी कोई लोकेशन ढूंढ लिया अपने शहर में, तो आप ये निश्चिंत रह सकते हैं कि आने वाले 10, 15, 20 साल तक उसकी इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन बनी रहेगी। तो ये एक छोटा सा तरीका है समझने का। किसी भी शहर को आप ले लें, हम चाहें तो अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद में भी 3-4 मार्केट्स हैं। गिफ्ट सिटी ऑलरेडी बन गया है। अहमदाबाद में पोर्ट भले ही नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ दूसरा इकोनॉमिक सेंटर है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मुंबई और दिल्ली NCR को ले आता हूँ फिर से एक बार इसमें, तो मुंबई में हम तीसरे एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं जी, जो कि डाउन द लाइन कल्याण और इसके इस तरफ आने वाला है, उसका एक इम्पैक्ट होगा जी। दिल्ली में जो नया हिंडन वाला एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट एक और देने की बात हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट वहाँ पे होगा। जी 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 जी। और देखिए दिल्ली में ना एक और बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली में बहुत सारे फ्रेट कॉरिडोर्स का भी इम्पैक्ट है। हमारे बॉम्बे तक भी आता है, लेकिन दिल्ली में तो है ही है जी। तो दिल्ली में जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये दोनों अपने आप में दिल्ली की एक तरह से आप समझ सकते हैं कि 2 बड़े लंग्स की तरह काम कर रहे हैं। दिल्ली की सारी प्राणवायु इनके थ्रू अब आने वाले समय में, खासकर इस इंडस्ट्री के लिए, इनके थ्रू ही पास होगी। तो एयरपोर्ट तो अपनी जगह पर हैं, ड्राई पोर्ट हैं अपनी जगह पर, लेकिन जैसे ही आपका इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन जाता है, तो उसके आसपास हर तरह की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बड़ी फलदायक हो सकती है भविष्य में चलकर, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द वेयर हाउसिंग बनेगी, उसी के इर्द गिर्द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, उसी के इर्द गिर्द फिर रहना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोग्रेसिव तरीके से पूरी एक सिविलाइजेशन का एक हिस्सा वहाँ डेवलप होना शुरू हो जाता है। और यहाँ ये सारी बातचीत करने का अरविंद जी मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी गुरु में सवाल आते हैं, अच्छा अब जो इंडियन मिडिल क्लास है या जो एक जेन्युइन मिडिल क्लास इन्वेस्टर है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो शहर के मुख्य इलाकों में इन्वेस्ट करे, वो शहर के इवन सबब्स में भी, अब तो मुंबई दिल्ली जैसी जगहों पे तो बहुत महंगी प्रॉपर्टी हो गई, बेंगलुरु हैदराबाद भी सस्ते नहीं रहे, टियर 2 सिटीज में इनफैक्ट सस्ती नहीं रही है। तो फिर मौका लगता है कि किसी के पास अगर लिमिटेड 20, 30, 40 लाख का बजट है, तो आई थिंक ये इलाके आइडियल रहेंगे। ये बिल्कुल आइडियल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए धीरे धीरे आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा इनमें एम्प्लॉयमेंट भी अब पाने लगा है। जब आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी बनेगी तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है जी। हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी थोड़ा दबी हुई थी पिछले 30-35 साल, लेकिन अब वापस शुरू हो गई है। तो अगर वहीं काम करना है तो फिर क्या ज़रूरत है कि आप वहाँ से आके सिटी सेंटर में रहें जी। तो जैसे जैसे इनमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जैसे जैसे इनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, लोगों का वहाँ रहना शुरू हो जाता, काम करना शुरू हो जाता है, तो वहाँ रहना भी शुरू हो जाएगा। और जैसा आप कह रहे थे कि भाई अगर आपको 20, 25, 30 लाख में खरीदना है तो इनसे ज़्यादा सूटेबल तो टिकट साइज़ के हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन सस्ती है। देखिए जो मकानों की जो कीमत बढ़ती है
वो बेसिकली बढ़ती है ज़मीन की कीमत बढ़ने से। जी। कंस्ट्रक्शन की कीमत तो हर शहर में उतनी ही होगी, प्लस माइनस थोड़ा बहुत 5% हो जाए। हाँ। लेकिन जहाँ पर आपकी ज़मीन ही मान लीजिए कि 10 करोड़ पर एकड़ की है, हाँ। तो वहाँ आप कितना भी सस्ता कर लें, आपका मकान सस्ता नहीं 1 करोड़ रुपए से कम में बन नहीं पाएगा। राइट। और जहाँ पर ज़मीन इसकी 1/10 दाम की है, 1/2 कीमत पर आ रही है, जी। तो नेचुरली आपको 15-20 लाख का, 25 लाख का घर मिल सकता है। और चूंकि वहाँ पे इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी है, तो वहाँ के रेंटल्स भी अच्छे हो सकते हैं, वहाँ पर वैल्यू बढ़ेगी ज़मीन की, तो आपके घर की भी वैल्यू बढ़ेगी, तो आपको डिसेंट रिटर्न वहाँ मिल सकते हैं। रिटर्न का ऐसा है कि फिलहाल लगभग एक 2-2.5% की रिटर्न की बैंड में ही रिटर्न रेसिडेंशियल से मिलता आ रहा है। तो जब आपके पास बड़ी कीमत का घर होता है तो वो वॉल्यूम उसका बड़ा हो जाता है। छोटी कीमत का घर होता है तो वो छोटा हो जाता है। हाँ, अगर उसमें फ्यूचर प्रॉमिस अच्छा है तो ये 2-2.5 बढ़ के थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, आधा 1%। बहुत बड़ा रिटर्न रेसिडेंशियल में अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे देश में नहीं है। जो है वो ज़्यादातर कमर्शियल में है। और हाँ, वेयर हाउसिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें भी 7.5-8% का रिटर्न है, लेकिन ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हाँ, वो मुझे लगा कि आमतौर पर आदमी नहीं कर पाएगा। हाँ, पर क्या लोग करते हैं वेयर हाउसिंग जैसी चीजों में इन्वेस्टमेंट? आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक छोटा वेयर हाउस भी जो होगा उसकी कीमत करोड़ों में तो पहुंच ही जाएगी। जी, बट क्या इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो? जी हाँ, कई प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना खुद का वेयर हाउस या गोडाउन रखा हुआ है, जिसको वो लीज पर देते हैं। ओके। या उनके पास ज़मीन है तो वो ज़मीन जो दे रहे हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स को दे देते हैं। तो एक छोटा हिस्सा है इन्वेस्टर्स का जो इसमें प्ले करता है। लेकिन अगर आप 140 करोड़ के देश की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही छोटा सा, वो एक तरह का बिजनेस ही हो गया उनका। जी। वो तो वो उस तरह के लोग हैं जो कि किसी वजह से उस बिजनेस में हैं। जी। या तो उनका पुश्तैनी बिजनेस रहा है, या किसी वजह से ज़मीन है या प्रॉपर्टी है तो उसमें डाइवर्सिफाई कर लिया है। मेरा ख्याल है हम बात करते हैं जब आम व्यक्ति की, तो उसका थोड़ा इस तरफ या तो जानकारी नहीं होती या पार्टिसिपेशन नहीं होता। हाँ, एक चीज़ है, आने वाले समय में अगर रीट्स ने इनमें कदम रखा तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है। अट्रैक्टिव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जो हमारी 4 रीट्स हैं इस समय, 3 तो मेनली ऑफिस प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हैं, कुछ और भी है, और एक है रिटेल है। कमर्शियल है, और कमर्शियल में रिटर्न आज भी 8-8.5% के आसपास आ जाता है। वेयर हाउसिंग भी आज हमारे देश में 7.5-8% के रिटर्न दे रहा है। तो वेयर हाउसिंग भी लगभग वैसे रिटर्न दे रहा है जैसा ऑफिस मार्केट दे रहा है। फ़र्क ये है कि ऑफिस का जो रेंट है, अगर आप देश का सबसे महंगा जो रेंटल ले लें तो वो 600 रुपया पर स्क्वायर फुट पर मंथ है। जी। और वेयर हाउसिंग में जो सबसे महंगा रेंटल है वो 40 रुपये है। ओके, ये इतना फ़र्क है। जी। तो इसलिए इसमें घुसना थोड़ा ज़्यादा, एंट्री करना ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये उतना महंगा नहीं जितना कि ऑफिस है। लेकिन तो ये एक छोटा फ़र्क है। हाँ, लेकिन ये तो बहुत ही जो HNI या उस लेवल पे, या कोई बहुत ही ज़्यादा पैसे जिसके पास हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं बिल्कुल कॉमन मैन की। तो अब अरविंद जी, सवाल ये आया कि जैसे आपने कहा कि हाँ, जो रेजिडेंशियल है उसमें एक 2-2.5%, 3% टाइप का रिटर्न आप करेंगे, लेकिन वहीं जब ये सवाल मन में आए कि अच्छा, फिर उसी इलाके में दुकानें भी बनेंगी, डेफिनेटली अगर मकान बनेंगे तो वहाँ हो सकता है कोई प्लॉटिंग वाली स्कीम भी आ जाए, फिर इन तीनों में से कैसे चुनाव किया जाए? सबसे ज़्यादा बेहतर क्या होगा? देखिए, ये भी बड़ा हमेशा आने वाला प्रश्न है कि कैसे चुनें। रिटर्न के आधार पर सिर्फ रिटर्न के आधार पर चुनना बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है। हम अक्सर रियल एस्टेट में, खासकर मकान और घरों का जो रियल एस्टेट है या प्लॉट, वो इस वजह से करते हैं कि इसकी कितनी बढ़ेगी वैल्यू। और वैल्यू बढ़ने का सबसे बड़ा इंडिकेटर ये होता है कि कितनी डेवलपमेंट होने वाली है। तो बनी हुई प्रॉपर्टी में भी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती रहती है, लेकिन जो बिल्कुल ग्रीन फील्ड है या अभी अभी बनना शुरू हुआ है, और जैसा हम पिछले आधे घंटे से बात कर भी रहे हैं कि जहाँ पर अगले 10 साल तक कंटिन्यूअस स्पीड आने वाली है, शायद एक वेयर हाउसिंग लगे या एक इंडस्ट्री लगे, उसके आसपास होता ये है कि ये एक एक्टिविटी शुरू होने से उसकी एंसिलरी बहुत सारी शुरू हो जाती है। वहीं पर ट्रक रिपेयर की इंडस्ट्री लग जाएगी, वहीं पर फिर वो मेडिकल रिलेटेड इंडस्ट्री लग जाएगी, ऐसे तमाम सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज बहुत सारी आ जाती हैं, और वो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, वो इकोनॉमी को आगे कंट्रीब्यूट करती हैं। तो रियल एस्टेट इन सब चीज़ों से एक तरीके से उसको लाइफ ब्लड मिलता है, उसकी प्राणवायु आती रहती है, वो बढ़ता रहता है। तो आप अगर किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर, अगर मैं वापस सीक्वेंस में बात करूँ,
जहां आपको आज इंफ्रास्ट्रक्चर बनता हुआ दिखने लगा है या बड़ा प्रोजेक्ट लगने लगा है। दूसरी बात, जिसके आसपास काफ़ी डेवलपमेंट का स्कोप है, ऐसा ना हो कि कुछ आसपास बनने की जगह ही नहीं है। जी। तो जहाँ पर नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है या कोई पोर्ट का काम चल रहा है, ज़मीन काफ़ी है, डेवलपमेंट काफ़ी होने वाला है। नया एयरपोर्ट बन गया, पनवेल पूरा डेवलप हो जाएगा, शायद पनवेल से पूना तक सब डेवलप हो जाएगा, जहाँ इतना स्कोप है। और जहाँ अभी शुरुआत है, जी। शुरुआत से मतलब ये है कि जहाँ पिछले 7-8 साल तक ही हिस्ट्री है, उससे बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है। तो यानी आगे आने वाला समय जो है वो 25-30 साल का आपके पास लगातार डेवलपमेंट का है, जहाँ ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ जाएं। खुशकिस्मती से ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं देश में जहाँ ये चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। वहाँ आपका इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ेगा। तो आप 2-2.5% की फिक्र छोड़ दें और आप ये देखें कि अगर आज आपने 1 लाख रुपए या 20 लाख रुपया कहीं लगा दिया है, जी। तो वो शायद आपके जीवन काल में देखते देखते वो 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और जीवन काल से मेरा मतलब है कि आप अगर मिड लाइफ में कर रहे हैं जी। तो एक एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहूँगा कि कई लोग कई बार पूछते रहते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, शोज देखते हैं हम शो कर रहे हैं उस हिसाब से। तो छोटा सा उदाहरण इंदौर के लिए कह देता हूँ, जहाँ सुपर कॉरिडोर की वो रास्ता जिसकी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से, तो एक समय तक तो वो पूरा इलाका डेड पड़ा रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस वक्त उसमें प्लॉट खरीदे और आज की तारीख में कईयों का कहना है कि 20-30 लाख का था लेकिन अब करोड़ तक पहुंच गया। शायद डेड पड़ा रहा, कुछ हुआ, फिर अब कुछ एक्टिविटी आ गई वहां पर। किसी का कहना है कि भाई मेरा तो ऑलमोस्ट 5 गुना 6 गुना हो गया। तो क्या ऐसा होता है कि आपको शायद शुरू में लगे कि ये कहाँ पैसा फंसा दिया, लेकिन धीरे धीरे जब वो चीज बढ़ती है, फॉर एनी रीजन रुक गई, बढ़ गई, रुक गई, लेकिन अपने जब थोड़ा सा 60% मेच्योरिटी पे पहुंचती है, तब लोगों को रियलाइज होने लगता है कि हाँ ये तो सही डिसीजन था। जी। और कई बार बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। न सिर्फ इंदौर बल्कि देश के और कई हिस्से हैं। इंदौर मैंने खुद भी देखा हुआ है। तो इंदौर भी इंडस्ट्रियल रहा है, तो एक इंडस्ट्रियल सिटी के पास हमेशा ये संभावना बनी रहती है कि वो ग्रो कर जाएगा अगर थोड़ी देर के लिए पॉज में चला भी गया हो तो होता ये है कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन चुका है जहाँ पर सारी चीज़ें फिलहाल उस स्टेज में हैं जहाँ से वो सिर्फ ग्रो करेंगी। अब कुछ एक देखिए अपवाद छोड़ दें, हो सकता है किसी ने कोई पॉलीमर बिजनेस शुरू किया हो लेकिन वो पॉलीमर अब दुनिया में बंद हो गया, प्लास्टिक्स बंद हो गए, तो वो अपवाद हो गया, तो उसको छोड़ दें फिलहाल। लेकिन ज़्यादातर वो होते हैं जो कि ग्रो करते हैं समय के साथ साथ, और अगर ग्रो कर रहे हैं, अगर उनके पास इतना स्कोप है कि वो लगातार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते रहें और आउटपुट बढ़ाते रहें, तो कोई कारण नहीं है कि वो ग्रो ना करें, वो जैसा आपने कहा वो 20-30 लाख से 1 करोड़ ना बन जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि जो ओवरऑल बिजनेस डाउनटर्न या इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है उसमें हर किसी पर स्लो डाउन का इम्पैक्ट आता है, उससे विचलित होना ठीक नहीं है। 2008 में जो हुआ उसने हर किसी पर असर डाला, या कोविड के दौरान जो हुआ वो उसने हर किसी पर असर डाला, लेकिन वो एक ट्रफ होता है जो उससे बाहर आ जाता है। हाँ, और वो इकोनॉमी में वो साइकिल्स आती रहती हैं। इनफैक्ट ये सुपर कॉरिडोर की जिसका मैं उदाहरण दे रहा था, उसमें भी ये हुआ कि बड़े बड़े कैंपसेस आएंगे, उस वक्त नहीं आए लेकिन अब धीरे 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 आ गए। उसमें आईटी होना था, शायद उस वक्त नहीं हुआ, धीरे धीरे अब हो गया। उसमें ये था कि बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आएंगी, अब आने लग गई। बड़ा इम्पैक्ट आया जब वहां पर मेट्रो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई। तो ये वक्त के साथ वहां पर अलग अलग डेवलपमेंट हुए, और शायद अगर आप कॉन्क्रीट में देखें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे बिट्स एंड पीसेस जुड़ते गए तो भाव अपने आप ऊपर चलता गया। हाँ, और देखिए एक चीज़ और कहनी ज़रूरी है, हमारे दर्शक ज़्यादातर वो हैं जो भारतीय हैं या भारत से जुड़े हुए हैं। ये जो पर्टिकुलर बात हम कर रहे हैं ये हमारे देश पर सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारे देश में इस समय लगातार डेवलपमेंट और ग्रोथ चल रही है। जो बहुत मैच्योर इकोनॉमी है, शायद वहाँ से अगर कोई इसे सुन ले तो उसको ये बहुत मुनासिब ना लगे या सही ना लगे, लेकिन हम उस फेज़ में हैं जहाँ अगले 30-40 साल या शायद ज़्यादा हम लगातार ये ग्रोथ देखने वाले हैं। तो एक छोटा सा मैं फिर एक डेटा पॉइंट लाना चाहूँगा। देखिए हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 2/3 से भी ज़्यादा हिस्सा इस समय वर्किंग एज का है। 2050 तक भी ये करीब करीब डबल होगा नॉन वर्किंग एज के मुकाबले। तो ये इतनी बड़ी हमारी रिसोर्स है जो अगर आप और कुछ ना भी देखना चाहें तो सिर्फ इसके दम पर ग्रोथ होती रहेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहेगी। तो चाहे वो ग्रोथ कॉरिडोर हो, चाहे वो देखिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत सारे बने थे, बहुत सारे नहीं चले उनमें से, उसके बावजूद उनकी ग्रोथ लगातार होती गई है।
उनकी प्रॉपर्टीज़ की ग्रोथ होती गई है, रेंटल्स की ग्रोथ होती गई है। तो ये एक पर्टिकुलर फेज़ है सौभाग्यवश हमारी इकोनॉमी का, हाँ जहाँ पर आपका हर एक इन्वेस्टमेंट, लगभग हर एक इन्वेस्टमेंट जी। ग्रो ज़रूर करता है। हाँ, एक एग्जाम्पल, क्योंकि अभी मेरा गुजरात जाना हुआ थोड़े दिन पहले, ढोलेरा, एक समय में हम वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन और बहुत सारी चीज़ों की बात करते थे, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई, फिर वो धीरे धीरे कहानी थोड़ी बाहर निकल गई, थोड़ा ध्यान से हट गई। अब लेकिन सेमीकंडक्टर का फिर वहाँ पर बहुत ज़ोरदार हल्ला है, तो फिर से वहाँ पर वो चीज़ें चरनी। तो अभी जो आपने उदाहरण दिया कि भारत में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं या घट रही हैं, उसमें शायद हो सकता है कि कभी आपको लगे कि कोई चीज़ स्लो पड़ गई या धीमी पड़ गई, शायद थोड़ा वक्त दे दें, फिर इंतज़ार करें, तो फिर वहाँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जी, देखिए 3 बातें याद रखें। हाँ। और मैं बार-बार ज़रा मैक्रो की तरफ चला जाता हूँ। जी। वो इसलिए कि अगर हम उसको समझ लें तो हमारी बहुत सारी छोटी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हाँ, हाँ। हमारे पास 3 बहुत स्ट्रॉन्ग एडवांटेज हैं और आप ये देखें कि अगर वो उनमें से कोई भी एक कहीं पे नहीं है, तो वो इलाका या वो लोकेशन थोड़ी कमज़ोर पड़ सकती है। ओके। तो एक तो है कि आपका बेसिक डेमोग्राफिक एडवांटेज जो है आपके पास, और डेमोग्राफिक में वर्किंग एज पॉपुलेशन है, लोगों की सेविंग्स हैं, ये सब आ जाता है। ठीक है। दूसरा है जो आपके पास पॉलिसी की स्टेबिलिटी है, ये बहुत ज़रूरी होती है। ये तभी दिखाई पड़ती है जब ये ना हो। ओके। तो जब ये मिस होने लगे तब दिखाई पड़ती है कि पॉलिसी स्टेबल नहीं है या आपका बार बार स्टैंड चेंज होता है। और तीसरी चीज़ जो है कि आपकी ट्रेजरी कितनी सुरक्षित है, आपका टैक्स कलेक्शन, फिस्कल कलेक्शन कैसा चल रहा है। जी। अब इन तीनों फ्रंट पर अगर आप देखें तो फिलहाल हम लोग बहुत स्टेबल हैं। डेमोग्राफी जैसा मैंने पहले ही कहा, हमारी बड़ी स्ट्रांग है। हमारी एवरेज इनकम बढ़ रही है, यानी कि सेविंग्स बढ़ रही हैं, तो वो उससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे फेवर में है। हमारा आज जो एवरेज एज है वो चाइना से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। जी। तो चाइना भी अब 40 के आसपास पहुंच रहा है एवरेज एज, हम तो आज भी 30 से कम है। राइट। तो वर्किंग एज आपके फेवर में है। पॉलिसी की स्टेबिलिटी आपकी लगातार बनी हुई है। वो एक सेम गवर्नमेंट के कंटिन्यू होने से भी होता है, लेकिन जो वैश्विक माहौल है उसको आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर विश्व में बहुत ज़्यादा फ्लक्स होगा तो हमारी पॉलिसी पे भी असर पड़ सकता है, पर हमारी पॉलिसी जनरली स्टेबल है। आप किसी भी पीएलआई ले लें, फेम ले लें, जो भी आप पॉलिसी देखें तो उसमें एक स्टेडफास्टनेस बनी हुई है। और तीसरा, आपका जो सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी बहुत स्ट्रांग है। आप जीएसटी की बात करें, आप सीएनबीसी पर ही रिपोर्ट करते हैं लगातार, करीब करीब 11-12% की बढ़त तो हम हर महीने देखते हैं, जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। तो आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बड़ा स्ट्रांग है। तो अगर ये तीन ही चीज़ें आप देखना चाहें, बहुत ज़्यादा इधर उधर न जाएं, तो ये क्लियर हो जाएगा कि इस समय आप एक बड़े ही स्ट्रांग फाउंडेशन वाले मार्केट में बैठे हुए हैं। जी। अब आप इन चीज़ों को ले आएं अपने स्टेट लेवल पर, जी। और ये देखिए कि कहाँ पर आपकी पॉलिसी बार बार फ्लक्चुएट कर रही है, तो आपका एक एंगल मिसिंग हो जाएगा, या कहाँ पर बिल्कुल नहीं फ्लक्चुएट हो रही है। सरकारें बदलने से पॉलिसी बदल जाएंगी, ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं क्लियर करना चाहूँगा। ओके। तो आप सिर्फ इसको सरकार से ना जोड़ कर देखें। कई बार सरकारें बदलती हैं लेकिन जो अप्रोच है वो चेंज नहीं होती इंडस्ट्री के प्रति, इन्वेस्टमेंट के प्रति। जी। अगर वो चेंज हो जाती है तो मुश्किल है। राइट। चलिए, आई थिंक यू नीड सम वाटर। जी जी, थोड़ा गला सूखने सा लगा, पर ये इतनी एक्साइटिंग इशू है। राइट। तो यहाँ पर अब कुछ और सवाल क्विकली मैं लूंगा, क्योंकि पता ही नहीं चला, बहुत लंबी बातचीत हो गई। आपने कहा था कि कुछ इलाके जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे, उस पर मैं आता हूं बाद में, लेकिन उससे पहले एक आध सवाल और जो मेरे मन में था। एक तो ग्रेड ए आपकी इसके अंदर जिक्र बार बार आ रहा है कि ग्रेड ए रियल एस्टेट, तो ये थोड़ा आइडिया दे दीजिए कि ग्रेड ए रियल एस्टेट इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, ये क्या होता है? जी जी, देखिए मैंने शुरू में बहुत ब्रीफली इसको मेंशन किया। जो हमारा ट्रेडिशनल वेयर हाउस बनता था, जी जी। उसमें सिर्फ 4 दीवारें, छत, हाँ, उस लिहाज से। ओके। ये होता था। उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होती थी। फ्लोरिंग कई बार साधारण होती थी, जो कि बहुत अच्छा लोड नहीं ले सकती। वेयर हाउसिंग को बहुत मजबूत फ्लोरिंग की ज़रूरत पड़ती है जब आपके भारी भारी कंटेनर्स या सामान रखे जाएं। रेफ्रिजरेशन अगर आपके पास नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली लो ग्रेड हो जाती है। ओके। अगर सीलिंग हाइट आपकी औसतन एक घर की तरह 10-12 फुट की है तो भी वो लो ग्रेड हो जाएगी। ओके। तो एक ग्रेड ए जो होता है उसमें करीब 24-25 ऐसे पैरामीटर होते हैं जिनको देखकर आप कह सकते हैं कि ये हर तरह की या एडवांस स्टोरेज करने के कैपेबिलिटी इसमें है। तो वो अच्छी हाइट होगी उसके अंदर, चाहे तो उसमें रोबोटिक्स यूज़ हो सकती हैं,
उसकी जो शेल्फ्स होंगी वो ऑटोमेटेड हो सकती हैं, ऐसे तमाम कई तरह सारी की चीजें वो ग्रेड ए में तो ये ग्रेड ए हो गई। ओके। जो इससे थोड़ा कम होती हैं वो ग्रेड बी या सी कहलाती हैं। ओके। अब देखिए आपने इससे पहले टियर 1 टियर 2 की भी बात की थी। हाँ हाँ। मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारा जो जो बड़े सिटीज़ का मार्केट है, ये जो 8 बड़ी सिटीज़ हैं, बड़ी तेज़ी से अब ये ग्रेड ए की तरफ अग्रसर है। ओके। ज़्यादातर अब्जॉर्प्शन जो है इनमें, इनफैक्ट जो हमारा पिछला अभी लेटेस्ट डेटा हमने रिलीज़ किया है, उसमें 50% से 51-52% की अब्जॉर्प्शन या डिमांड जो है वो ग्रेड ए के लिए है, और डेवलपर्स भी उसको कंस्ट्रक्ट ज़्यादा कर रहे हैं। ये कुछ साल पहले तक भी ऐसा नहीं था, ज़्यादातर ग्रेड बी बनता था, क्योंकि ग्रेड बी बनाना सस्ता है और उसके रेंटल भी ज़्यादा माकूल होते हैं, तो उसकी लीज हो जाने की संभावना बनी रहती है। जी। ग्रेड ए आप बनाएंगे, 40 रुपये पर स्क्वायर फुट पर मंथ की रेंटल होगी, तो उसके लिए डिमांड भी लिमिटेड होगी। लेकिन अब चूंकि कॉन्फिडेंस बढ़ गया है मार्केट का भी और डिमांड साइड का भी, तो लगातार ग्रेड ए की तरफ मार्केट जा रहा है। और अच्छी बात यह भी है कि जो हमारा टियर 2 टियर 3 का मार्केट है, वो भी अब धीरे धीरे ग्रेड बी से ग्रेड ए की तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि मैं आगे जाने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जो शायद दर्शक जो थोड़ा भी इस इंडस्ट्री को समझते हैं जानना चाहेंगे कि कितना डिमांड जो है वो कितनी वैकेंसी के साथ चल रही है। देखिए, ग्रेड ए में अब लगभग वैकेंसी ना के बराबर है, यानी जो बनता है सब बिक जाता है। ओके। ये आपको दिखाता है कि कितनी तेज़ी से हमारे यहाँ जो एडवांस्ड वेयर हाउसिंग है उसकी डिमांड बढ़ चुकी है। ओके। कुछ साल पहले, 2 साल पहले तो लगभग 4-5% की वैकेंसी रह गई थी, जो कि बड़ी खतरनाक होती है। ओके। वैकेंसी का ज़ीरो हो जाना कोई अच्छा अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर आज की तारीख में कोई कंपनी आ जाए और कहे कि मुझे 50,000 स्क्वायर फुट की लीज पे जगह चाहिए, हाँ। तो आप दे ही नहीं पाएंगे। तो कुछ वैकेंसी तो हमेशा मार्केट के लिए अच्छी होती है। ग्रेड बी सी में वैकेंसी आज भी 12-14%, लगभग 13-14% है। ओके। वो थोड़ी ज़्यादा है, 7-8-9% के आसपास बिल्कुल माकूल होती है, और हमारा ग्रेड ए मार्केट वहाँ पर है। तो बड़ा इक्विलिब्रियम में है इस समय। जी। हाई क्वालिटी, मच मोर एडवांस्ड वेयर हाउसिंग विथ अ वेरी सूटेबल वैकेंसी, ये फिलहाल पिक्चर है। अच्छा, एक सवाल जो मेरे मन में वो ये कि आप ही का डेटा कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ जो वेयर हाउसिंग और ये सब इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट हो रहा है, इसमें 80% टियर 1 शहरों में है। जी। Q1 की ये जो डेटा उसकी बात करूं, और रेस्ट टियर 2। तो मेरा थोड़ा मन में सवाल ये है कि क्या ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और सब कुछ टियर 1 में ही इस समय कंसंट्रेटेड है? ठीक है, नंबर्स ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन आगे चल के कोई ऐसे संकेत हैं या ऐसा कुछ घट रहा है जिससे हम इसे टियर 2 टियर 3 में इसका पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देखेंगे? जी, बहुत अहम सवाल है, और बिल्कुल सही बात है कि आज जो हायर ग्रेड है, मैं जब हायर ग्रेड कहता हूँ तो ग्रेड ए और कुछ ग्रेड बी का भी हिस्सा, ग्रेड बी में भी ग्रेड बी प्लस वगैरह जो होते हैं वो करीब करीब ए के लगभग करीब होते हैं। ये ज़्यादातर 8 बड़े शहरों में बन रहे हैं। वो इसलिए कि जितनी बड़ी कंपनियां आती हैं जो कि बड़े वेयर हाउस लगाती हैं, वो इन जगहों पर लगा लेती हैं, पोर्ट की वजह से या इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, तमाम वजहों से। और उसके बाद यहाँ से वो छोटे वेयर हाउसेज में जाती हैं, जो कि अंदर के शहरों में, छोटे शहरों में, टियर 2 में होते हैं। जी। तो टियर 2 में अक्सर उनकी डिमांड उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल या एडवांस डिमांड नहीं होती, तो वो ग्रेड बी में काम चल भी जाता है। ओके। लेकिन इसके बावजूद ये साफ दिखाई पड़ने लगा है कि कंपनियां अब ग्रेड बी में भी हायर ग्रेड चाहती हैं, और धीरे धीरे डिमांड जो है वहाँ भी लगातार ग्रेड बी से या लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड की तरफ बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में, जो आपका सवाल था, आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा संभव है कि उन मार्केट्स में भी, हमारे ग्रेड बी मार्केट्स, टियर 2 मार्केट्स में भी, टियर 2 और 3 में भी ग्रेड ए आपको ज़्यादा दिखाई पड़ने लगेगा। ये तुरंत शायद आज एक आध साल में नहीं हो जाएगा, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में ट्रेंड है वो धीरे धीरे उस तरफ। बिल्कुल। और जैसे जैसे आपकी ओवरऑल एडवांसमेंट होती जाएगी, वैसे वैसे अच्छी क्वालिटी की वेयर हाउसिंग सभी जगह रिक्वायर्ड होगी। ऐसा नहीं है कि कहीं ख़राब वेयर हाउसिंग लगा के काम चला लें तो वो चल जाता है। जी। वो आप सस्ता करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाए तो फिर वहाँ भी आपको, और इसकी संभावना मुझे इसलिए बहुत लगती है अरविंद जी, क्योंकि जिस लेवल पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारे देश में काम हुआ पिछले 10 साल में, और अभी जिस रफ्तार से और जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी आई थिंक इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और अगर वो इंप्रूव होती रही तो टियर 1, टियर 2, टियर 3 ये सब एक लाइन में आते हुए दिखाई देंगे।
जी, जी, जी। ये पॉइंट तो ऐसा है कि इस पर आप चाहें तो एक अलग एपिसोड कर लें पूरा। कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्रिएशन है, हाँ। इस समय हम दुनिया में एक उदाहरण बने हुए हैं। जी। तो 10 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पे काम चल रहा है। आपके पास फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जिन पे काम चल रहा है, स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ पे काम चल रहा है और चौथा है वाटरवेज़ पे काम चल रहा है। हर एक में किसी में 5,500 किलोमीटर का अभी काम चल रहा है, किसी में 10,000 किलोमीटर का काम चल रहा है, किसी में 3,000 किलोमीटर का काम चल रहा है, तो हज़ारों की संख्या में किलोमीटर्स पे काम चल रहा है। तो जैसे ही ये अपने आप कंप्लीट हो जाते हैं, ये उसको आराम से फैसिलिटेट करते हैं हायर डेवलपमेंट को। आज मुश्किल ये है कि आपके बड़े ट्रक जा ही नहीं सकते, जी। तो सामान पहुंचेगा कैसे? तो बड़ा सामान आप लेके जाएंगे कहाँ? अक्सर टनल्स ऐसी हैं कि जहाँ पर आपके बड़े ट्रक ट्रैवल नहीं कर पाते। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एडवांस हो जाता है, वेयर हाउसिंग अपने आप ज़्यादा मसल वाली बन सकती है। मुश्किल ये है कि आप बड़ी मसल वाली वेयर हाउसिंग बनाएं तो कैसे बनाएं, अगर आपके पास सामान पहुंचाने की और रखने की कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो वैसे यहाँ कैपेबिलिटी वेयर हाउसिंग की भी बढ़ जाती है। तो ये जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। एक बहुत ही कमज़ोर से शरीर में बहुत मस्कुलर आदमी एक हाथ सिर्फ मस्कुलर नहीं हो सकता। जी, तो ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए। बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं उस चीज़ पे, आपने कहा था कि कुछ इलाके, कुछ शहर जिनका आप नाम लेना चाहेंगे जहाँ एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक वो हमारे दर्शकों को आइडेंटिफिकेशन में बहुत मदद करेगी। तो क्यों ना क्रमवार अगर हम चलें, बिल्कुल। मैं कम 7-8 शहरों के उन कुछ मार्केट्स का नाम लेना चाहूँगा विपिन जी। जी। और मैंने इसीलिए अपना लैपटॉप अपने सामने रखा हुआ है बिल्कुल कि हम अच्छी तरह इस बारे में बात कर पाएँ। तो देखिए, मैं अहमदाबाद से शुरू करूँ, सीक्वेंशियल चलें, ए से है, शायद आसानी होगी। 1 मिनट का समय लगेगा मुझे। बिल्कुल। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अहमदाबाद में भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आई हुई है। चाहे आप गिफ्ट सिटी तो अब खैर हर कोई जान चुका है, सब कुछ हो चुका है। सरदार पटेल रिंग रोड पे काम हो रहा है, अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे है वहाँ, तो तमाम कुछ वहाँ पर है। अब उनके हिसाब से अगर आप जो अहमदाबाद के जो वेयर हाउसिंग लोकेशंस हैं उनको देखें, तो 2 वो हैं जो कि उत्तर पश्चिम में हैं। तो मंडल बेचराजी है एक तो, और दूसरा उसके साथ कड़ी कलोल है। ओके। हाँ, तो ये गिफ्ट सिटी से आप अगर थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की तरफ जाएं तो वहाँ मिलेंगे आपको ये मार्केट। इसमें मंडल है, बेचराजी है, ये मार्केट तो हैं ही हैं। इसके अलावा सानंद बड़ा इम्पॉर्टेंट मार्केट है अगर हम एसपी रिंग रोड पर नीचे की तरफ आ जाएं। तो सानंद है, चंगोदर बावला है, और उसके अलावा असलाली खेड़ा है। जो मैंने पहले सिद्धांत बताया था, आप इनको मानकर इनसे 5, 7, 8 किलोमीटर का रेडियस बनाएं, और जो भी लोकेशन आपको दिखाई पड़ती है डेवलप होती हुई, वो सारी आपके लिए माकूल हैं, मुनासिब हैं। जी। तो छोटे छोटे से जैसे असलाली खेड़ा के नाम हैं, वो शायद सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो अहमदाबाद में आज रहते हैं पहले से। जी। लेकिन चूंकि हमें पता है कि वहाँ पर वेयर हाउसिंग डेवलप हो चुकी है, इंडस्ट्रियल मार्केट अच्छा खासा है, तो अगर आप बाहर से भी वहाँ इन्वेस्ट करने जाते हैं, जी। और अगर आपने ड्यू डिलिजेंस ठीक से किया है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, तो आपका वो इन्वेस्टमेंट गलत नहीं हो सकता। तो ये तो हुई अहमदाबाद की बात। अगर आप चाहें तो हम और डीप में जा सकते हैं, पर मेरा ख्याल है हर मार्केट को हम टच कर लें, बिल्कुल बिल्कुल वो ज़रूरी है। अब मैं बात करना चाहता हूँ बेंगलोर की। देखिए, बेंगलोर में तो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ लैंडस्केप है, तो वहाँ पर भी हम कुछ कॉरिडोर्स की बात करते हैं। बेंगलोर में भी क्या है, चारों दिशाओं में डेवलपमेंट है। और बेंगलोर को मैं अक्सर एक बिल्ली के पंजे की तरह देखता हूँ जहाँ तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सवाल है। तो 5 बड़े ऐसे सर्कल्स हैं। नॉर्थ में बेलारी रोड का सर्कल है, तो बेलारी रोड पे आप चले जाएं। थोड़ा सा उससे अगर आप वेस्ट में आए, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो टुमकुरू रोड का जो स्ट्रेच है वो मिलता है आपको। साउथ वेस्ट में मैसूर रोड है, जो कि बड़ी पुरानी कॉरिडोर है। ये सारी वो लोकेशंस हैं जहाँ आज वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैसूर रोड से होकर जब आप साउथ ईस्ट में आते हैं, तो वहाँ पर आपको होसूर रोड मिलती है। होसूर रोड पर सारी डेवलपमेंट चल रही है, जो कि मेरा ख्याल है आने वाले 25-30 साल तो शायद चलती रहेगी। जी। थोड़ा सा अगर उससे नॉर्थ में आ जाएं, तो फाइनल 5वां जो मार्केट है वहाँ का, वो होसकोटे का मार्केट है। ओके। तो आप होसकोटे के आसपास भी चले जाएं, उसमें छोटे छोटे लोकेशंस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और तमाम बड़े जो वेयर हाउसिंग हैं एसेंडास के और दुनिया भर के, वो सारे आपको वहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा।
तो अगर आप कभी नहीं भी गए हैं, जी अगर आपका बैंगलोर जाना हो तो एक टैक्सी लें और इन सड़कों पर सिर्फ एक चक्कर लगाकर आ जाएं, शायद आपके मन का कोई भी डाउट जो होगा वो तुरंत क्लियर हो जाएगा। राइट। मैंने अपना ये सिद्धांत बना लिया है, मैं जिस भी शहर जाता हूँ तो मैं एक दिन ऐसा खाली रखता हूँ, 1 या 2 दिन, जहाँ पर मैं सिर्फ चक्कर लगाऊँ इन स्ट्रेचेस का, ये जानने के लिए कि भविष्य क्या है। ठीक है। तो ये काम किया जा सकता है। तो ये 5 हो गई बैंगलोर की स्ट्रेचेस। अब अगली बात कर लेते हैं चेन्नई की। जी सौभाग्यवश मैं अभी 2 दिन पहले चेन्नई से होकर लौटा हूँ, तो वहाँ मैंने यही काम किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जाके मार्केट को देखा। अब वहाँ भी देखिए कई मार्केट्स हैं जो कि जानने लायक हैं, देखने लायक हैं। लेकिन चेन्नई के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, हर शहर की तरह वहाँ भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है। तो रिंग रोड तो लगभग हर शहर में बन रही है या बन चुकी है, चेन्नई में भी है। एक पेरिफेरल रोड बन रही है और उसके अलावा एक बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे है। ओके। तो अगर आपको मार्केट्स के नाम न भी पता हों और अगर आपने इन प्रोजेक्ट्स का नाम सुन लिया है और आप इन पर जाकर पता लगाएं या गूगल से पता लगा लें, आजकल तो जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको वो तमाम मार्केट्स मिल जाएंगे जो आपको देखने हैं। तो जो मेन मार्केट्स हैं इसमें है चेन्नई तिरुवल्लुवर हाईवे का स्ट्रेच है, ये शहर के थोड़ा पश्चिम की तरफ पड़ता है जी। ये देख लें। बैंगलोर हाईवे जो मैंने नाम लिया NH48 है, वहाँ की सारी स्ट्रेच जो है वो मुनासिब है। ग्रैंड साउथ ट्रंक रोड है, GST रोड जिसे कहते हैं। GST रोड और OMR ये चेन्नई के आप कह सकते हैं 2 लिम्स हैं। एक साउथ वेस्ट की तरफ चलता है, एक साउथ ईस्ट की तरफ चलता है। OMR को अब डेवलप हुए 20 साल से ऊपर हो गए हैं जी। GST रोड में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो आप महिंद्रा वर्ल्ड सिटी देख लें या जो भी, लेकिन लगातार डेवलपमेंट चल रही है। तो आप श्री पेरुम्बदूर चले जाएं या किसी भी हिस्से में चले जाएं, इन दोनों स्ट्रेचेस पर काफ़ी डेवलपमेंट। इसके अलावा जो नॉर्थ में एक स्ट्रेच है वो है ग्रैंड नॉर्थ ट्रंक रोड। जी। तो इन सब लोकेशंस पर आप चेन्नई में आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टी। हैदराबाद एक छोटा मार्केट है लेकिन बड़ा अहम मार्केट है। हैदराबाद की डेवलपमेंट सिर्फ वैसे तो बड़ा पुराना शहर है, लेकिन जो उसकी टेक्नोलॉजी के आधार पर जो डेवलपमेंट हुई और जो नया रूप उसने धरा वो सिर्फ 20-25 साल पुराना है। और इसलिए हैदराबाद में जो 3-4 मार्केट हैं वो जनरली वो मार्केट हैं जो अभी रीसेंट अर्बन डेवलपमेंट के तेज़ी से बढ़ने से हुए हैं, कुछ पुराने भी हैं। तो अगर आप जो नए मार्केट में जो स्ट्रेच देखना चाहें, वो एक तो पतंचेरू बालानगर की स्ट्रेच है जी। जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ निकलती है। कोम्पल्ली मेडचल है जो नॉर्थ की तरफ है सेंटर से, और इसके अलावा शमशाबाद की स्ट्रेच है, ये भी बड़ी मुनासिब स्ट्रेच है। तो ये सब मैंने वो नाम ले लिए जिनसे कि आप कम से कम गूगल ही करके आप इनके आसपास तमाम मार्केट्स ढूंढ पाएंगे। ऐसे आप हर NCR और मुंबई की बात हमने की है, उनमें भी ऐसे उनमें भी आपको इस तरह से, तो हर शहर पर आप चाहें तो बड़ी गहरी रिसर्च की जा सकती है। ठीक है। तो आई थिंक मोटा आइडिया हमने यहाँ दर्शकों को दे दिया। देखिए ये इतनी लंबी बातचीत है कि शायद हम घंटों बैठे और वो खत्म ना हो, लेकिन अरविंद जी ने एटलीस्ट आपको ये बताया आज की कैसे आप इंडस्ट्रियल वेयरहाउसिंग या लॉजिस्टिक रियल एस्टेट जिसको कहते हैं उसको पहले तो समझें, जाने, और फिर ये जो पूरी अभी गूगल मैपिंग हमने की, वो अलग अलग कॉरिडोर्स के नाम निकाले, वो आप किसी भी शहर के लिए कर सकते हैं। ये तो 3-4 बड़े शहर हैं देश के जहां पर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, कई छोटे शहर, फॉर एग्जांपल अभी सानन का नाम आया, अहमदाबाद की पेरिफेरी के और दूसरे शहरों के नाम आए, बहुत कुछ है जो कि हो रहा है। और ये सब कुछ जब हो रहा है तो आपका जो रियल एस्टेट है, मतलब आप जिसे कहते हैं घर लेना है, मकान लेनी है, दुकान लेनी है, एक प्लॉट खरीदना है, उसको कैसे फायदा पहुंचाएगा, उसके बारे में पूरी बातचीत थी। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, बहुत डिटेल में आज ये सारी बातचीत हुई है और इनफैक्ट हमारे दर्शकों को इसका काफी फायदा मिलेगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी दर्शकों का भी आपके बस सुझावों का इंतजार रहेगा। तो जैसे ही आप ये एपिसोड देखें प्लीज जरूर कमेंट करें कि आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, क्या समझ में आया, कुछ और जानना चाहते हैं, दोबारा एक ऐसा और एपिसोड आपके लिए बना लेंगे और डिटेल बातचीत कर लेंगे, लेकिन बताइएगा जरूर। तो फिलहाल आज के लिए द रियल एसेट शो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी और कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन डेप्थ एनालिसिस रियल एस्टेट के और आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए आपसे इजाजत लीजिए, नमस्कार।